प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिटेल स्टडी करेंगे, विस्तृत उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या और कैसे प्रारंभ हुई, क्या थोड़ा सा इतिहास है। तो जो सबसे पहला अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कि जब नामकरण के लिए एक सुस्पष्ट नीति की आवश्यकता पड़ने लगी, नियमों की आवश्यकता पड़ने लगी, है ना, नामों को यूनिवर्सलाइज करने की आवश्यकता पड़ने लगी, तो सबसे पहले अगस्तीन डी कॉन्डले ने अपने एक प्रकाशन में थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिका में प्रकाशित किया और उन्होंने अपने प्रथम खंड में नाम पद्धति, क्रियाविधि के बारे में अनेक महत्वपूर्ण चीज़ें प्रकाशित करी, नियम प्रकाशित करे और अपने निर्देशों में लीनियस के प्रकाशनों से नियम व नाम पद्धति क्रियाविधियों में समरूपता रखी तथा पादप नाम पद्धति के नियमों के पूर्ण और विश्वस्त समूह को प्रस्तुत किया, है ना। तो ये जो डी कॉन्डले का जो था, फिर जो इनका सिस्टम था वो लीनियस पे ही आधारित था। इन्होंने कुछ उसमें विशेष ज़्यादा अलग नहीं किया, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए, है ना, और फिर इन्हीं के पुत्र ने, अगस्तीन ने, अल्फांसो डी कॉन्डोली ने कि इनके पुत्र ने अल्फांसो डी कॉन्डोली ने अपने प्रकाशन लाइस डे ला नोमेनक्लेचर बॉटनिका में कुछ और नए महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, है ना। तो इसका जो एकीकरण की जो महसूस होने लगी थी उसको हल करने का इन्होंने प्रयास किया, ठीक है ना। तो जो सबसे प्रथम हम जिस प्रयास की बात करते हैं वो, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो आधुनिक पद्धति जो है, वर्तमान जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी वो लीनियस की क्रिटिका बॉटनिका से हुई थी, है ना, 1737, और डी कॉन्डोली का जो प्रयास है वो 1813 का है। तो लगभग 100 वर्ष लग गए इसको मॉडिफाई होकर तैयार होने में, लेकिन जो शुरुआत है वो हमारे कार्लस लीनियस जिसको हम कहते हैं, उनकी क्रिटिका बॉटनिका, है ना। और इनकी प्रथम पुस्तक लीनियस की जो थी जेनेरा प्लांटेरम, जिसके बारे में कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं जनरल नॉलेज में या आपके एनुअल एग्जामिनेशन में, है ना। तो उसमें उन्होंने वर्गीकी की नाम पद्धतियाँ, सिद्धांत, इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसी को मॉडिफाई करते हुए डी कॉन्डोली ने इसको आगे बढ़ाया और इन्होंने फिर इनके पुत्र ने, है ना, जो मैंने आपको बताया अल्फांसो डी कॉन्डोली ने भी इसको आगे बढ़ाया और 1867 में इन्होंने भी उसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और परिवर्तन प्रस्तावित किए, है ना। अब जब इस प्रकार के नियम आने लगे तो इनके एकीकरण की, है ना, इनको यूनिफाई करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, जिसको अल्फांसो डी कॉन्डोली ने वर्गीकी वैज्ञानिकों का एक दल गठित करके उसका नेतृत्व किया, है ना। कोई ना कोई तो लीड लेगा, तो अल्फांसो डी कॉन्डोली ने इसको लीड किया और उनका जो संगठित प्रयास था, जो विभिन्न वैज्ञानिकों को उन्होंने साथ में लिया, तो उसमें उन्होंने 1867 में पेरिस में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस में यूरोप व अमेरिका के 150 वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया, है ना, और 150 उन वैज्ञानिकों के सामने अपने उस प्रपोजल को रखा, है ना। डी कॉन्डोली ने अपनी लाइस डे ला नोमेनक्लेचर बॉटनिक नाम पद्धति के नियम की प्रति शामिल होने वाली प्रत्येक वैज्ञानिक को अध्ययन हेतु अग्रिम तौर पर भेज दी, है ना। उससे पहले उन्होंने उसको जिन जिन वैज्ञानिकों को बुलाया था उन सबको वो प्रति जो जिसमें वो नामकरण किया जाना था वो पहले ही भेजी जा चुकी थी। अच्छा, और फिर जब ये सारे वैज्ञानिक हुए तो इकट्ठा हुए, तो इन्होंने कुछ संशोधनों के उपरांत जो अपने अपने अध्ययन थे, अपने अपने उनके अमेंडमेंट से वो उन्होंने प्रस्तुत किए और उस अध्ययन के उपरांत ये जो नामकरण के नियम थे और इनको पारित कर लिया गया, जिसमें पादपों के नाम लीनियस पद्धति से निर्धारित होना तय किया गया। यानी कि जो नामकरण होगा वो लीनियस की पद्धति के अनुसार होगा, और लीनियस की पद्धति क्या थी? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इस दिन से मान्यता मिल गई, है ना। तो ये नियम नाम पद्धति संहिता पेरिस संहिता के नाम से, कोड ऑफ नोमेनक्लेचर पेरिस 1867 के डी कॉन्डोली के नियम के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब जो नामों की स्थापना है ना, वो कब से महत्वपूर्ण हो गई कि वे नाम जो 1867 में या तो मान लिए गए या 1867 के पश्चात इस संहिता के अनुसार दिए गए। कौन सी संहिता? कोड ऑफ नोमेनक्लेचर पेरिस 1867। तो वो सारे के सारे वैध हो गए, वे सारे के सारे स्टैंडर्डाइज हो गए,
है ना। डी कंडोले के अथक व सार्थक प्रयासों के पश्चात जो नियम पारित किए गए, उन नियमों में प्राथमिकता का नियम मौलिक माना गया, इसके अपवाद की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। अब ये प्राथमिकता का नियम बड़ा अच्छा नियम है ना। इस प्राथमिकता के नियम के अनुसार क्या है इसका प्राथमिकता का नियम, अगर हम इसकी चर्चा करें तो जो नाम 1867 के बाद दिए गए, जो 1867 के उपरांत जो नाम दिया गया वही प्राथमिक होगा, वही माना जाएगा। उसके पहले दिए गए नामों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये बार बार वैज्ञानिक मिले, नामकरण होते गए, है ना, नए नए पादपों के नामकरण कर इसी संहिता के अनुसार करते गए, तो उसमें कुछ बदलाव स्वाभाविक है। जब हम कार्य करेंगे तो हमको उसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, तो इसमें बीच में बदलाव होते गए। उन बदलावों में प्रमुख जो हैं वो है जैसे रॉक्स्टर संहिता 1892 रॉक्स्टर कोड, वियना कोड 1905 वियना संहिता के, अमेरिकी संहिता अमेरिकी कोड 1907, है ना। वनस्पतिक नाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम इंटरनेशनल रूल्स फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर 1930, है ना। मिसौरी में संपन्न 16वीं कांग्रेस के संशोधन जो सेंट लुइस कोड के नाम से जाने जाते हैं 2000 में प्रकाशित हुए। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बॉटनिकल कॉन्फ्रेंस होती है, बॉटनिकल कांग्रेस होती है अखिल विश्व स्तरीय, तो उसमें जो प्रस्ताव संशोधित किए जाते हैं या प्रस्तावित किए जाते हैं वे प्रिंटिंग के लिए जाते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो कांग्रेस का ईयर, जिस साल में वो कांग्रेस हुई और जिस साल में वो प्रस्ताव छप के आ गए और एक्सेप्ट हो गए, वो दो चीज़ें हो जाती हैं। कांग्रेस में उनको वर्बली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर वे छप के आ जाती हैं तो वो नियम के रूप में वे नियम के रूप में स्वीकार्य हो जाती हैं या ग्रह हो जाती हैं, है ना। अब वर्तमान समय में उपयुक्त पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, अब जो आजकल जो पादपों के नामकरण होते हैं वो ICBN के अनुसार होते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसको कब लिया गया था? ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय 12वीं बॉटनिकल कांग्रेस थी, 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 1975 में इसको संगठित किया गया। इस संगठन का जो गठन हुआ 1975 में हुआ, है ना। इसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन IAPT के द्वारा होता है ना। इसका एसोसिएटेड जो जर्नल है वो निकलता है IAPT के द्वारा। इसके नियम जो सन 1978 में प्रकाशित किए गए। अब देखिए एक्सेप्ट कब हुई थी? 75 में। प्रकाशित कब हुए? 78 में, है ना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 1993 में टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय पादप नामकरण की 15वीं कांग्रेस आयोजित की, है ना। पादप कांग्रेस की 15वीं, वो 12वीं थी, ये 15वीं इन्होंने आज आयोजित की तथा नामकरणों के नियमों में जो आवश्यक संशोधन थे वह प्रस्तुत किए, ठीक है ना। इन्होंने अभी जो जापान टोक्यो के अंदर 1993 में जो लास्ट कांग्रेस हुई, है ना, उस 15वीं कांग्रेस, उसके अंदर उन्होंने जो संशोधन जो चला आ रहा है उसके अंदर प्रस्तावित किया ICBN के लिए, और वो संशोधित हो गए और 1994 की संहिता में पब्लिश हो गए। W. ग्रिटर व सहयोगियों द्वारा प्रकाशित किए गए, है ना। सन 1978 में प्रकाशित नियम इस प्रकार से हैं। अब जो 1978 में जो नियम ICBN के अंदर जो प्रस्तावित हुए, डिटेल्ड क्या थी उनकी, है ना, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो नामकरण का डिटेल जो लिनियस ने दिया, डी कंडोले ने दिया, और जो बाद में रॉक्स्टर संहिता, सारे जो होते हुए मॉडिफाई होते चले गए, आगे चले गए, और 93 तक हम टोक्यो संहिता तक जब आते हैं, टोक्यो के संशोधन तक जब आते हैं, तो उसके अनुसार क्या क्या परिवर्तन हुए और अब आजकल उसकी स्थिति क्या है, ICBN में हम कैसे उसको पढ़ते हैं या कैसे उसका उपयोग करते हैं, हम उसकी चर्चा अगले विषय में, अगले कक्षा में करेंगे।